बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर देखने में आता है कि कुछ बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, इसके साथ साथ उनको पढ़ाई की अच्छी सहूलियात मुयस्सर होती हैं, मगर इस सब के बावजूद वो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। उनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके टीचर्स भी उनसे परेशान रहते हैं। तो इस सब की वजूहात क्या हैं कि बच्चा इतनी सब सहूलियात मौजूद होने के बावजूद और पढ़ने के बावजूद पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे अक्सर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसका नाम स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, का शिकार होते हैं। अगर टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों के इन मसाइल को समझ लें तो वो उनको पढ़ाई में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या है और DSM-5 के मुताबिक इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए के मुताबिक बच्चे को लर्निंग और एकेडमिक स्किल्स को इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये मुश्किलात आगे दिए गए सिम्टम्स के ज़रिए हमें ज़ाहिर हो सकती हैं कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जो हमें बच्चे के अंदर नज़र आएँ तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को लर्निंग और एकेडमिक स्किल्स इस्तेमाल करने में मुश्किलात हो रही हैं। आगे कुछ सिम्टम्स एक्सप्लेन किए गए हैं। इन सिम्टम्स में से एटलीस्ट जो है एक सिम्टम कम से कम 6 महीने तक बच्चे के अंदर मौजूद हो तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को लर्निंग और एकेडमिक स्किल्स को इस्तेमाल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब हम वन बाय वन तमाम सिम्टम्स को तफसील से जान लेते हैं। नंबर 1, इनएक्यूरेट और स्लो एंड एफर्टफुल वर्ड रीडिंग, यानी लफ्ज़ों को इनएक्यूरेटली बोलना या आहिस्ता से बोलना या मुश्किल के साथ बोलना, जैसे कि ऊंची आवाज़ में किसी लफ्ज़ को बोलना और उसको इनकरेक्टली प्रोनाउंस करना, या बोलते वक्त हिचकिचाहट महसूस करना, या आगे लिखे गए वर्ड को गेस करना कि ये क्या वर्ड हो सकता है। इसके साथ साथ वर्ड की साउंड निकालने में डिफ़िकल्टी का सामना करना। क्राइटेरिया ए का सेकंड सिम्टम ये है कि बच्चा जब कोई चीज़ रीड करेगा तो उसको बिल्कुल ठीक जो है वो प्रोनाउंस कर लेगा, बिल्कुल एक्यूरेटली उसको पढ़ लेगा, मगर क्या होगा कि उसको ये नहीं समझ आएगा कि इस लिखे गए जुमले का मतलब क्या है, यानी उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। इसकी अब मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 1 क्लास के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ है और एक बच्चा सेम एज का और सेम क्लास का है और उसको सेम टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है। जब नॉर्मल बच्चा नज़म को देखेगा, उसके शेर को पढ़ेगा, वो बिल्कुल करेक्टली उसके शेर को पढ़ लेगा और जो टीचर ने उनको तशरीह करवाई है उसके मुताबिक वो टीचर को तशरीह भी सुना देगा। मगर जब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ बच्चा आएगा तो वो नज़म का शेर तो करेक्टली पढ़ लेगा, मगर उसको तशरीह जो है वो करने में मुश्किलात का सामना होगा। उसको शेर का मतलब नहीं समझ आ रहा, उसके डीपर मीनिंग समझ नहीं आ रहे, इवन दो उस बच्चे ने भी तैयारी की होगी, उस बच्चे को भी सेम टीचर ने पढ़ाया होगा। तीसरा मसला जो हमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ बच्चों में नज़र आता है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स है। मिसाल के तौर पर डी को बी लिख देंगे, बी को डी लिख देंगे, या फिर जो है उनको ये नहीं समझ आ रही होगी कि किसी चीज़ को ऐड कैसे करना है, किसी चीज़ को माइनस कैसे करना है। जब कोई वर्ड लिखेंगे तो उसके स्पेलिंग्स उल्टे लिख देंगे। अब हम सिम्टम नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बच्चा जब कोई चीज़ लिख रहा होगा तो उसको सेंटेंस बनाते हुए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेगा, पंक्चुएशन एरर्स देखने में नज़र आएंगे, पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन उसकी पुअर होगी, इसके अलावा आइडियाज़ को अपने ठीक तरीके से जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सिम्टम नंबर 5 ये कि बच्चे को नंबर की सेंस नहीं होगी, नंबर के फैक्ट्स करने में और कैलकुलेशन करने में जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि जब कोई बच्चा मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है, और उसका क्वेश्चन है 2 × 10, तो वो बाकायदा जो है डायरेक्ट अपने माइंड में 2 का टेबल रिमाइंड नहीं करेगा, बल्कि 2 + 2 + 2 करता हुआ जो है वो जाएगा 2 × 10 का मतलब है 20, जबकि उसकी एज का या उसकी क्लास का दूसरा बच्चा डायरेक्ट 2 × 10 = 20 कर देगा।
नंबर 6 ये कि बच्चे को मैथमेटिकल रीजनिंग करने में मसले का सामना होता है। जैसे कि कोई क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम हो, इसकी मैंने एक एग्जांपल भी शेयर की हुई है, उसको सॉल्व करना हो तो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और उसको इनको सॉल्व करना नहीं आएगा। जैसे हम फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स करते हैं या मैथ में भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और उसको समझ नहीं आएगा कि इन चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए और कैसे सॉल्व किया जाए। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बी के बारे में। इसमें ये बात की गई है कि बच्चा अपनी क्रोनोलॉजिकल एज के मुताबिक एकेडमिक स्किल्स परफॉर्म ना कर पा रहा हो और अपनी एकेडमिक स्किल्स में बिलो हो अपने दूसरे एज फेलोज़ की निस्बत, तब हम उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसके जो अफेक्टेड एकेडमिक स्किल्स हैं वो उसकी एकेडमिक ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को मुतासिर कर रहे हो या उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार है। और इसको हम लोग चेक करने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं और साथ साथ उसकी क्लिनिकल असेसमेंट भी की जाती है ताकि पता लगे कि बच्चा वाकई में ही जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार है कि नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि 17 साल से अगर कोई बच्चा बड़ा है तो उसकी जो इम्पेयरिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी हिस्ट्री को हम लोग एज ए स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्राइटेरिया सी के मुताबिक यहाँ पे ये बात बताई गई है कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं बच्चे की स्कूल एज से ही बच्चे के अंदर नज़र आना शुरू हो जाती हैं और प्रॉपरली मैनिफेस्ट उस टाइम पे होती हैं जिस टाइम पे बच्चे की जो एकेडमिक डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे कि उसको कोई टाइम टेस्ट परफॉर्म करना है या लेंथी राइटिंग करनी है या कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स बनानी है या उसके पास टाइट डेडलाइन है, उसके अंदर काम कंप्लीट करना है या पढ़ाई का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है, तब हमें जो है ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने में बच्चे के अंदर फिर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। क्राइटेरिया डी के मुताबिक जब बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर डायग्नोज करना है तो ये चीज़ देखनी है कि उसकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं किसी और प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है। मिसाल के तौर पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बच्चे को अगर देखने में या सुनने में मसला है या उसकी कोई और मेंटल कंडीशन है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको, या उसके साथ कोई हादसा हुआ है या फिर उसको प्रॉपरली जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा रहे, टीचर्स अच्छे नहीं हैं या उसको जो है वो पढ़ाई की अच्छी सहूलतें मौजूद नहीं हैं जिसकी वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये प्रॉब्लम किसी और बैरूनी वजूहात की वजह से तो नहीं है। यहाँ पे ये बात नोट करनी है कि ये बच्चे के चारों डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज उस सूरत हाल में पूरे होंगे जब एक प्रॉपर इंडिविजुअल हिस्ट्री ली जाएगी जिसमें उसकी मेडिकल, डेवलपमेंटल, फैमिली और एजुकेशनल हिस्ट्री ली जाएगी। इसके अलावा उसकी स्कूल रिपोर्ट्स देखी जाएंगी और साथ में उसकी साइको एजुकेशनल असेसमेंट की जाएगी। सो यहाँ ये बात ज़ेरे गौर है कि सेल्फ डायग्नोसिस से इज्तनाब किया जाए। सिर्फ महज चंद सिम्टम्स अपने बच्चे के अंदर देखने पर बच्चे को लेबल नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दूसरी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चा इन मसाइल का शिकार है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी मसले अपने बच्चे के अंदर या अपने स्टूडेंट्स के अंदर नज़र आ रहे हैं तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से उनकी असेसमेंट करें। अब हम इसकी कोडिंग की बात कर लेते हैं कि इसकी कोडिंग किस तरह से करनी है। हमें तमाम जो एकेडमिक डोमेन्स और सब स्किल्स हैं जो कि इम्पेयर्ड हैं उनको स्पेसिफाई करना है, और जब एक या एक से ज़्यादा डोमेन जो है वो मुतासिर होगी तो हमें हर एक डोमेन को इंडिविजुअली जो है वो स्पेसिफाई करना है। अगर बच्चे के अंदर जो है वर्ड को ठीक तरीके से प्रोनाउंस करना, फ्लुएंटली बोलना या कॉम्प्रिहेंशन करने में मसला होगा तो हम लोग जो है उसको स्पेसिफाई करेंगे विद इम्पेयरमेंट इन रीडिंग। इसके ऑल्टरनेट एक टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है डिसलेक्सिया, और जिसके अंदर प्रॉब्लम होती है बच्चे को रीडिंग में, राइटिंग में और स्पेलिंग में। अगर बच्चे को जो है वो स्पेलिंग एक्यूरेट लिखने में या ग्रामर में या पंक्चुएशन में या फिर पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम बच्चे को जो है वो स्पेसिफाई करेंगे विद इम्पेयरमेंट इन रिटन एक्सप्रेशन।
और अगर बच्चा जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर उसको मसला देखने में नज़र आ रहा है, नंबर सेंस में प्रॉब्लम आ रहा है किसी चीज़ को, या अर्थमेटिक फैक्ट्स को मेमोराइज़ करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या फ्लुएंट कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या रीजनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम बच्चे को स्पेसिफाई करेंगे विद इम्पेयरमेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल डिफ़िकल्टीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव टर्म डिस्कैलकुलिया भी इस्तेमाल की जाती है। अब हम इनकी स्पेसिफाई कर लेते हैं स्वेरिटी के लिहाज से। फर्स्ट स्वेरिटी है माइल्ड, जिसमें डिफ़िकल्टीज़ देखने में नज़र आएंगी लर्निंग स्किल्स के अंदर, जो कि 1 या 2 एकेडमिक डोमेन्स के अंदर होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा माइल्ड होंगी। उसके लिए कोई ख़ास एक अप्रोप्रिएट जो है वो सपोर्ट सर्विस की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंड स्वेरिटी लेवल है मॉडरेट, जिसके अंदर बच्चे की जो लर्निंग स्किल्स के अंदर डिफ़िकल्टीज़ हैं वो 1 या 1 से ज़्यादा एकेडमिक डोमेन्स के अंदर देखने में नज़र आएंगी। इसके साथ साथ उसके स्कूल ईयर्स के अंदर उसको जो है स्पेशलाइज्ड एंड इंटेंसिव टीचिंग की ज़रूरत होगी। थर्ड स्वेरिटी लेवल है स्वेयर, जिसके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बच्चे की सेवरल एकेडमिक डोमेन्स के अंदर मुतासिर करी होंगी और बच्चे को जो है वो इंटेंसिव इंडिविजुअल एंड स्पेशलाइज्ड टीचिंग की ज़रूरत होगी, यानी कि उसके लिए एक अलग से प्रॉपर टीचर की ज़रूरत होगी जो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करे और उसके प्रॉपर तरीके से प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करे। इवन तो उसको एक अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन की ज़रूरत होगी, घर में भी, स्कूल में भी और वर्क प्लेस पे भी। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो तमाम एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब हम इसको रिकॉर्ड करने के प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना होता है तो तमाम जो एकेडमिक डोमेन्स और उनके सब स्किल्स हैं उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक लर्निंग के साथ साथ और कौन से एसोसिएटेड फीचर्स हैं जो हमें देखने में नज़र आते हैं। इन बच्चों के अंदर हमें अक्सर देखने में आता है कि सुसाइडल आइडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होता है कि जब भी हम किसी डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं तो हमें उससे डिफरेंशिएट करना होता है ऐसे दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ जिसके सिम्टम्स इस डिसऑर्डर से मिलते जुलते हों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें देखना होता है कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है बच्चे के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पर उसको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा रही, उसको टीचर की समझ नहीं आ रही, या फिर वो ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे उसकी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जा रही। जैसे कि अगर एक बच्चा पहले उर्दू मीडियम में पढ़ता था और अब वो इंग्लिश मीडियम में चला गया तो उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। थर्ड, अब नेक्स्ट चीज़ इसके साथ हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर भी जो बच्चे हैं उनके अंदर भी हमें एकेडमिक प्रॉब्लम्स देखने में नज़र आती हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ 2 चीज़ें होती हैं। एक उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है और दूसरा उसके एडेप्टिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है। थर्ड, हमें देखना होता है कि जो बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो किसी न्यूरोलॉजिकल या सेंसरी डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है, जैसे कि किसी स्ट्रोक की वजह से या कोई इंसान के दिमाग को जो है वो चोट लगी हो उसकी वजह से, या बच्चा अगर प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पा रहा, उसको सुनने के मसले हैं तो वो भी डेफिनेटली अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब उसको सुनेगा नहीं तो वो अच्छे तरीके से उसको समझेगा नहीं, या उसको अगर अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो वो अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। फिर हमें देखना होता है कि ये मसला किसी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है जिसमें इंसान के जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो रहे होते हैं, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है जिसमें बच्चे की तवज्जो ही बार बार डाइवर्ट हो रही है। जब बच्चा किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पाता तो वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। और ADHD के जो बच्चे हैं वो तो अपनी तवज्जो एक जगह पर बरकरार रख ही नहीं पाते। सो इस वजह से भी बच्चे के अंदर मसला हो सकता है। फिर हमें देखना होता है कि बच्चा किसी साइकोटिक डिसऑर्डर का तो नहीं शिकार, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस वगैरह। अगर बच्चा जो है वो इन मसाइल का शिकार है तो वो डेफिनेटली जो है वो अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कोमोर्बिडिटी के बारे में, यानी ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो अक्सर हमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के साथ हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर देखने में नज़र आते हैं, यानी उनके क्राइटेरियाज भी जो है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के क्राइटेरियाज के साथ साथ फुलफ़िल हो रहे हैं। अक्सर हमें ADHD, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ हैं वो स्पेसिफिक लर्निंग के क्राइटेरियाज़ के साथ फुलफ़िल होते नज़र आते हैं।
इसके साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज जिसका नाम साइकोलॉजी स्टार है और दूसरा ऑफिशियल पेज है साइकोलॉजिस्ट बिया, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और अपने मसले भी शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।